हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। आप सबको मेरा प्रणाम। दृष्टिकोण आईएएस के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग कुछ स्टैटिक पोर्शन और आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आज का जो स्टैटिक पोर्शन है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। वे दुनिया के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको विदेशों में सबसे ज्यादा अवार्ड्स दिए गए और सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑनर अवार्ड्स दिए गए। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि किन देशों में प्रधानमंत्री जी को कितने अवार्ड्स मिले हैं, इसको देखते हैं सिलसिलेवार ढंग से। पहला, ऑनररी ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रीडम और बारबाडोस 2024 में ही मिला है। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस ये गुयाना में मिला था 2024 में ही। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर डोमिनिका में मिला है 2024 में। ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजर ये नाइजीरिया का अवार्ड था, इसी साल मिला है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू रसिया में मिला है। ऑर्डर ऑफ ड्रूप ग्याल्पो भूटान में मिला है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस में मिला है, 2023 का ये अवार्ड है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजियन ऑफ ऑनर ये फ्रांस में मिला है। ऑर्डर ऑफ नील इजिप्ट में मिला है। ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो, ठीक है, पापुआ न्यू गिनिया में मिला है। लेजियन ऑफ मेरिट यूएस में 2020 में इनको दिया गया था। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रिनेसेंस बहरीन में मिला था 2019 में ही। ऑर्डर ऑफ जायद यूएई में 2019 में मिला है। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन मालदीव्स में मिला है। ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन ये 2018 में मिला था। इसके बाद आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड जो है अफगानिस्तान में 2016 में इनको दिया गया। और किंग अब्दुल अजीज सास सऊदी अरबिया में 2016 में इनको मिला। तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत के ही नहीं नेता हैं बल्कि एक वैश्विक नेता है। और आने वाले दिनों में इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि संयुक्त राष्ट्र में जो है इनकी प्रबल दावेदारी होगी वहां के सेक्रेटरी जनरल के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो है पूरी दुनिया में सर्वमान्य नेता है। सभी नेता जो भी अपने आप को वैश्विक नेता कहते हैं, कद्दावर नेता कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं, वो सब जो है मानते हैं मोदी जी में अपना विश्वास रखते हैं, उनके बनाए हुए नीतियों में अपना विश्वास रखते हैं। तो आने वाले समय में निश्चित है कि प्रधानमंत्री जी जो है एक उपयुक्त जो है उपयोगी पद पे सेक्रेटरी जनरल का जो पोस्ट होता है, सुप्रीम पोस्ट होता है यूनाइटेड नेशन में, और उस पद के लिए जो है सबसे योग्य और जो कैपेबल सामर्थ्यशाली व्यक्ति होंगे। तो देखते हैं हम लोग जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा यूएन में, तो उनमें जो है किस तरह से प्रधानमंत्री जी मोदी जो है अपना पक्ष रिप्रेजेंट करते हैं। इस क्लास का जो पीडीएफ होगा वो आप इसके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे या इसके ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है वहां आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो करंट अफेयर का सेशन है हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न अवार्ड सही है। कुवैत में द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो अभी कुछ दिन पहले ही जो है प्रधानमंत्री जी कुवैत गए हैं और उनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो अवार्ड के लिस्ट में एक और अवार्ड जुड़ गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ठीक है। ये कुवैत में इनको मिला है, ठीक है, कुवैत में मिला है। कुवैत में क्या चलता है करेंसी? दिनार चलता है। वहां के जो किंग है वो है मिसल अल सबा, ठीक है। ये कुवैत के किंग है वर्तमान में, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी कुवैत गए थे, वहां अवार्ड मिला इनको द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुवैत का अगर हम मैप देखेंगे तो ये देख सकते हैं कुवैत का मैप ईरान के ठीक नीचे है। सऊदी अरबिया, इराक और ईरान ये तीन कंट्री जो है कुवैत के पड़ोसी हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 59th डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित किया गया? ठीक है, 59वां डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित किया गया? तो हर वर्ष जो है डीजीपी आईजीपी का एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाता है। जो स्टेट में जो डीजीपी है या आईजीपी है पुलिस डिपार्टमेंट के जो सर्वोच्च पद पे हैं वो मिलते हैं और अपने यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में डिस्कस करते हैं, किस तरह से और बेहतर उसको किया जा सकता है, ठीक है। तो जो भी पुलिस फोर्सेज है उनके जो मेन है वो अमित शाह जी हैं जो गृह मंत्री हैं, ठीक है। तो ये उद्घाटन अमित शाह जी के ही द्वारा किया गया था और साथ में प्रधानमंत्री जी भी थे, ठीक है। तो ये जो किया गया है ये कॉन्फ्रेंस ये किया गया है उड़ीसा में, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। 59 डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है,
ठीक है, उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं हम लोग। ठीक है, ये उड़ीसा का प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर है। ठीक है, उड़ीसा के जो सीएम है, ठीक है, कौन है? मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी जो है उड़ीसा के सीएम है। और गवर्नर की अगर हम बात करें तो गवर्नर कौन है? रघुवर दास। ठीक है, गवर्नर कौन है? रघुवर दास। ठीक है, मोहन चरण मांझी जो है सीएम है और गवर्नर रघुवर दास है। ठीक है, जगन्नाथपुरी मंदिर जो है वहां का जो है सुप्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली जो समझौता किया है वो समझौता किया है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जो है समझौता किया है और इससे इस जो वर्ल्ड बैंक जो लोन दे रहा है कि अपने कृषि को थोड़ा सा आधुनिक करने के लिए, मॉडर्न करने के लिए, इससे लगभग जो है 10 मिलियन जो है किसान हैं उनको बेनिफिट होगा। ठीक है, 10 मिलियन किसानों को यहाँ पे बेनिफिट होने की संभावना है वर्ल्ड बैंक के इस कदम से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है ताकि कृषि का आधुनिकीकरण किया जा सके। ठीक है, चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का गठन ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में किया गया था। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का जो गठन है कहाँ किया गया है? ब्रेटन वुड्स में किया गया है। ठीक है, 1944 में किया गया है और वर्तमान में जो इसके चीफ हैं वो कौन है? भारतीय मूल के ही हैं। क्या नाम है उनका? अजय बंगा। ठीक है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में किया गया है, 1944 में किया गया है और जो चीफ है उनका नाम है अजय बंगा। ठीक है, तो दो संस्था का गठन ब्रेटन वुड्स में किया गया था, एक है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है IMF। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस कारण से इनको जो है ट्विन सिस्टर्स ऑफ ब्रेटन वुड भी कहा जाता है। ठीक है, ट्विन सिस्टर्स कहा जाता है किसका? ब्रेटन वुड्स का। ठीक है, क्योंकि दोनों संस्थाओं का गठन ब्रेटन वुड्स में ही किया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है EAC-PM के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ठीक है, EAC-PM। ठीक है, EAC-PM का फुल फॉर्म क्या होता है पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। EAC-PM का मतलब होता है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, आर्थिक सलाहकार परिषद जो है सीधे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होता है और इनको ही रिपोर्ट करता है, इनको सलाह देने का काम करता है कि किस तरह से जो है अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला जाए। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने से पहले देश की अर्थव्यवस्था जो है 11वें स्थान पे थी। ठीक है, और वर्तमान में जो है कितने रैंक पे हैं हम लोग? GDP के हिसाब से 5th पे है और 2047 तक का टारगेट है कि हम लोग का जो ये इकोनॉमी है किस पे पहुंचना चाहिए? नंबर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इस दिशा में काम होना चाहिए और इसके लिए जरूरी है एक अच्छी टीम। तो प्रधानमंत्री जी के सबसे जो विश्वास पात्र और सबसे जो काबिल ऑफिसर है वो माने जाते हैं सुमन बेरी। ठीक है, इस टीम के सबसे काबिल माने जाते हैं सुमन बेरी। ठीक है, काफ़ी वर्क एक्सपीरियंस भी है इनको और प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का भी एक्सपीरियंस है और उन्हीं को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सुमन बेरी जी को EAC-PM का हेड बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है और इससे पहले भी वो एक जगह कार्यरत है। आप लोग को याद होगा तो ये नीति आयोग में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, नीति आयोग में ऑलरेडी ये वाइस चेयरमैन है। ठीक है, वाइस चेयरमैन है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी सुमन बेरी है और EAC-PM के अध्यक्ष भी सुमन बेरी को ही बनाया गया है अतिरिक्त प्रभार दे करके। ठीक है, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है। CEO की बात करें अगर नीति आयोग के तो BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, क्या नाम है CEO साहब का? BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, और चेयरमैन जानते हैं कि चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के? प्रधानमंत्री जी खुद जो है चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। ठीक है, तो EAC-PM के रूप में किसी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है तो सुमन बेरी को दिया गया है। सुमन बेरी ऑलरेडी नीति आयोग में वाइस चेयरमैन के पद पे कार्यरत है। ठीक है, नीति आयोग की बात करें तो वाइस चेयरमैन सुमन बेरी, CEO BVR सुब्रमण्यम, चेयरमैन प्रधानमंत्री जी खुद रहते हैं। ठीक है, चलिए 2015 से ये संस्था अस्तित्व में आई
और ये सुमन बेरी है। 2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आया और नीति आयोग से पहले ये काम कौन कर रहा था? 2015 से नीति आयोग आया और 2015 से पहले जो आयोग था वो था योजना आयोग। इसी को रिप्लेस करके जो है नीति आयोग अस्तित्व में आया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना में हाल ही में कमीशन्ड जहाज का नाम क्या है? ठीक है, तो ये जो अभी रिसेंटली जो जिस जहाज को कमीशन्ड किया गया इंडियन नेवी में, उसका नाम है INS निर्देशक। ठीक है, क्या नाम है? INS निर्देशक। ठीक है, क्यों इसका नाम निर्देशक क्यों रखा गया है? क्योंकि इसका ज्यादातर काम जो है सर्विलेंस से रिलेटेड होगा। ठीक है, इस कारण से ये गाइड करेगा अन्य जहाजों को, और इस टीम के इस ग्रुप में जितने भी जहाज थे उसका भी नाम जो है निर्देशक के अनुसार ही था। ठीक है, तो अभी जो रिसेंटली कमीशन हुआ है इसका नाम INS निर्देशक रखा गया है। भारतीय नौसेना की बात करें तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है, 4 दिसंबर को। वर्तमान में जो है हेड कौन है नौसेना के, इंडियन नेवी के? वो है R हरि कुमार। ठीक है, R हरि कुमार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग इस पे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो अभी रिसेंटली जज बनाए गए हैं उनका नाम है जस्टिस मनमोहन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो नए जज बनाए गए हैं जस्टिस मनमोहन। ठीक है, इससे पहले ये कहां थे? तो ये दिल्ली हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस थे। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ठीक है, 17वीं BPSC में एक प्रश्न पूछ दिया था N कोटेश्वर सिंह के बारे में। ठीक है, कि ये पहले कहाँ थे? तो ये पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस थे, N कोटेश्वर सिंह। ठीक है, और इन डॉक्टर जस्टिस मनमोहन जो अभी रिसेंटली बने हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है, ये गठन का जो आर्टिकल से अगर पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 124 आर्टिकल के अंतर्गत जो है गठन वगैरह हुआ है। ठीक है, 124 जो है सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट में जज का जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 34 है, और जस्टिस मनमोहन को लगा के चीफ जस्टिस के अकॉर्डिंग जो है अभी वर्तमान में 33 जज कार्यरत हैं। टोटल स्ट्रेंथ अगर आपसे पूछे तो 34 है, लेकिन अभी वर्तमान में 33 जजेज हैं चीफ जस्टिस को लगा करके। ठीक है, चलिए संजीव खन्ना जो है रिसेंटली चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये जस्टिस मनमोहन साहब है, इनकी ही नियुक्ति हुई है रिसेंटली। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है। तो ये संन्यास लेने वाले जो रिसेंटली हैं वो है रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, इन्होंने जो है रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। जानते हैं रविचंद्रन अश्विन के बारे में? ये एक उत्तम बॉलर है। ठीक है, बॉलर हैं ये, और रिसेंटली जो है इनका काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कई बार भारत को जीत दिलाने में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने ही जो है अभी रिसेंटली संन्यास लिया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देख रहे हैं आप रविचंद्रन अश्विन की ये तस्वीर है। आगे देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 कितने भारतीय भाषाओं में दिया गया है? ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो है टोटल 21 भाषा में दिया गया। 21 भाषाओं में जो है ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है भारत का सेकंड पोजीशन रखता है साहित्य के मामले में। ठीक है, भारतीय साहित्य अवार्ड में अगर बात की जाए कि लिटरेचर में सबसे बड़ा अवार्ड भारत में कौन है, तो पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, और दूसरा है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार,
सेकेंड पोजीशन पे आता है। ठीक है, 1954 में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार देना शुरू किया गया था। इस बार भी जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो अगले वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप उपलक्ष्य में जो है अवार्ड दिया जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, जो साहित्य के मामले में सबसे बड़ा अवार्ड है, इस साल दिया गया है और 2 व्यक्तियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पहला गुलजार को मिला है, ठीक है, जो उर्दू के एक अच्छे कवि माने जाते हैं, और दूसरा संस्कृत के जो विद्वान हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जगत गुरु रामभद्राचार्य, ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024। ठीक है, समझ गए। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया गया इस साल? 21 भाषाओं में दिया गया है। भारत में साहित्य पुरस्कार के रूप में सेकंड पोजीशन रखता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा अवार्ड माना जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है फर्स्ट पोजीशन पे है साहित्य के मामले में। किसे दिया गया है 2024 का? गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को इस साल अवार्ड दिया गया है। गुलजार उर्दू में अच्छे कवि हैं और जगत गुरु रामभद्राचार्य जो है संस्कृत के एक महान विद्वान है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेशनल मैथमेटिशियन डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणितज्ञ दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ये याद होगा, क्योंकि एक महान गणितज्ञ का इस दिन जन्मदिन भी पड़ता है। तो 22 दिसंबर को जो है नेशनल मैथमेटिशियन डे मनाया जाता है, जो भारत में जन्म लेने वाले एक महान जो है गणितज्ञ थे रामानुजम। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजम, और उन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 22 दिसंबर को ये नेशनल मैथमेटिशियन डे मनाया जाता है। ठीक है, कई सारी कहानियाँ श्रीनिवास रामानुजम के बारे में जो है प्रसिद्ध है कि ये इनकी सोच इन्फिनिटी तक पहुंच गई थी। ठीक है, इनके अंत समय में भी इनको जो है कैलकुलेशन दिखाई देता था, प्रश्न को देखते ही इनको उत्तर समझ में आ जाता। कई सारी कहानियां जो है श्रीनिवास रामानुजम के बारे में है, और एक विलक्षण बुद्धि के एक महान जो है गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम रहे हैं अपने कालखंड के। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस हर वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 23 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन भी आता है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन भी आता है 23 दिसंबर को, और उन्हीं की जयंती के याद में जो है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इन्होंने कई सारे काम किए जो किसान के हित में थे, कृषि के हित में थे। इस कारण से जो है इनके बर्थडे को जो है किसान दिवस के रूप में सम्मानित किया जाता है। और जो किसानों की समस्याएं हैं कि क्या ग्रोथ होना चाहिए कृषि के फील्ड में, किस तरह आधुनिकीकरण होना चाहिए, किसानों की जो भी समस्या है उनको इस दिवस में जो है उठाया जाता है, उनको समाधान करने की दिशा में सरकार कार्य करती है। ठीक है, तो कई सारे स्कीम्स आए हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, फिर फसल बीमा योजना है, इरिगेशन से संबंधित प्लान्स है। तो वर्तमान सरकार जो है कृषि को लेकर के बहुत ही सीरियस है, और कृषि के फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट पिछले 10 सालों में हमने देखी है। और आने वाले समय में यदि भारत को एक विकसित भारत के रूप में डेवलप करना है तो इसमें कृषि का योगदान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो ये आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, और इसका जो PDF है आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए और खुद प्रैक्टिस करके देखिए। वीडियो करने के बाद आप खुद से उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर और कुछ स्टैटिक पोर्शन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।